जय हिंद। मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है वन डे वन चैप्टर, ठीक है। वन डे वन चैप्टर चल रहा है, वो भी ज्ञान बिंदु का फुल नोट्स हम लोग देख रहे हैं, वो भी इसमें सब्जेक्टिव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? सब्जेक्टिव देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एक्चुअली हम लोग पहले कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से बारीकी से आप एक एक करके सभी वीडियो देख लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बता दें कि इसे शुरू करने से पहले बता दें कि ये भी हमारा एक चैनल है RSR करंट अफेयर्स के लिए। यदि अगर करंट अफेयर्स में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो अप्रोक्स 5 से 6 बजे के बीच में यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है, तो आप सर्च कर सकते हैं। और डेली ये पर डे यानी कि 18 सितंबर को ये वीडियो अपलोड होता है, यानी कि प्रत्येक दिन ये अपलोड होता है, ठीक है। ये प्रत्येक दिन अपलोड होता है। और शुरू करने से पहले बता दें कि ये वीडियो है ये बिहार का, ठीक है। अप्रोक्स आप हम लोग का ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बिहार का ये वीडियो हम बना है। अप्रोक्स ये वीडियो 40 से 41 मिनट का वीडियो है। ये वन शॉट वीडियो है, ये वन शॉट वीडियो है। ये भी इसमें आपको हम पढ़ाए नहीं, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ही याद करवाए हैं। और बता दें किसी भी वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग का वन डे वन चैप्टर चल रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट, देखेंगे इन प्लांट एंड ह्यूमन बॉडी में, देखेंगे पौधे और मानव परिवहन, पौधे और मानव में परिवहन देखेंगे। तो बस वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप अगर एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं तो आप विश्वास मानिए आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाएंगे, जो क्योंकि पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, लेकिन किसी भी विद्यार्थी से एक दिन में एक चैप्टर वो भी कंटिन्यू ख़त्म नहीं हो पाता है। बस थोड़ा पढ़ेगा, फिर उठ के फिर इधर उधर घूमेगा, फिर पढ़ने के बैठेगा, तो आप उन सब से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से आप आगे निकल जाते हैं। तो ये एक बार बैठ के आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए तो वीडियो के अंत तक के बनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवहन सजीव की एक अनिवार्य जीवन प्रक्रिया है, जिसमें सजीव के शरीर का एक अंग में अपशेषित पदार्थ उसके शरीर के दूसरे अंगों में ले जाया जाता है, ठीक है। परिवहन द्वारा सजीव की प्रत्येक कोशिका में लगातार जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ की आपूर्ति होते रहता है, और कोशिका में बने अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ का लगातार निष्कासन होते रहता है। एक कोशिकीय जीवों, जीवाणु, प्रोटोजोआ, युगलिना आदि में विभिन्न पदार्थ का परिवहन विसरण विधि के द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन हेतु परिवहन तंत्र बने होते हैं। पौधे तथा जंतु मानव का परिवहन तंत्र एक समान नहीं होता है, दोनों में परिवहन तंत्र अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग पौधे में परिवहन देखेंगे कि इसे पौधा में कैसे परिवहन होता है। तो पौधे में मुख्य रूप से जल, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन एक भाग से पौधे के अन्य भागों में परिवहन होता है। पौधे में परिवहन हेतु संवहन तंत्र पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जाइलम, फोइलम, उत्तक आते हैं। पौधे में परिवहन के जाइलम तथा फोइलम उत्तक द्वारा होता है। किसके द्वारा? उत्तक द्वारा होता है। यह उत्तक पूरे पौधे, जड़, तना एवं पत्तों में फैले होते हैं। जाइलम तथा जल, खनिज लवणों, जल तथा खनिज लवण के परिवहन हेतु उत्तरदायी है, तथा फोइलम भोजन परिवहन हेतु ये होता है, ठीक है। पौधे में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है? तो पौधे जल मिट्टी से ग्रहण करते हैं। जड़ के मूल रोम नामक संरचना पाई जाती है, जो विसरण विधि द्वारा मिट्टी में
मिट्टी में स्थित जल को ग्रहण करते हैं। मूल रोम द्वारा अपशोषित जल जड़ के बाह्य त्वचा जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, जो कार्टेक्स तथा अंत त्वचा इंडोडर्मिस से होता है। जड़ में स्थित जाइलम उत्तक में आते हैं। जड़ में स्थित जाइलम उत्तक में आते हैं। मूल रोम द्वारा अपशोषित जल को बाह्य त्वचा कार्टेक्स तथा अंत त्वचा से हुए जाइलम तक पहुँचने हेतु पौधा के जड़ में एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है। इस दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल दाब जड़ के उपापचयी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं एवं इसके लिए जड़ों का जीवित होना अनिवार्य है। मूल दाब जड़ के उपापचय क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते तथा इसके लिए जड़ों का जीवित होना आवश्यक है और जाइलम उत्तक के द्वारा जल जड़ों से तना एवं पत्तियों तक पहुंचता है। जाइलम उत्तक से जल का तना तथा पत्तियों तक पहुंचने में वाष्पोत्सर्जन का विशेष महत्व है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जाइलम से जल ऊपर से ही तना पत्ती की ओर खींचता है, ठीक है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। पौधे के पत्ती की कोशिकाओं से जल का लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब कम हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब अधिक रहता है। दाबों के अंतर के कारण एक प्रकार के चूषण उत्पन्न होता है जो जाइलम से होकर जल के ऊपर खिंचता रहता है। जल के परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन का होना अनिवार्य है और जल का परिवहन में जाइलम के वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं कोशिका भाग लेती हैं। पौधे को अपनी समुचित वृद्धि हेतु 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिनमें अधिकांश पोषक तत्व पौधा मिट्टी से ग्रहण कर लेता है तथा इन खनिज लवणों का परिवहन जल में घुलित रूप में जाइलम द्वारा ही उत्पन्न होता है। मिट्टी में स्थित खनिज लवणों का अपशोषण जड़ के मूल रोम द्वारा आयन के रूप में होता है, परंतु उस प्रकार नहीं जिस प्रकार जल का अपशोषण होता है। खनिज लवणों का अपशोषण हेतु मूल रोम की कोशिकाएं के सतह पर विशेष प्रकार की वाहक प्रोटीन और एंजाइम पाए जाते हैं और इस क्रिया हेतु पौधे को एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। मूल रोम द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अपशोषण होने के बाद इनका वितरण पौधे के विभिन्न भाग जैसे तना, शाखाएं तथा पत्तियां तक के होता है। पौधे में जल तथा घुलनशील लवणों के मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया का रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसारोहण। पौधे में भोजन परिवहन। पौधे के सभी भाग में भोजन का निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए पौधे में भोजन का ऐसा स्थान, ठीक है, इसलिए पौधे में भोजन का ऐसा स्थान से जहां उसका निर्माण होता है या वे संचित रहते हैं, दूसरे भागों में जहां उनका निर्माण नहीं होता स्थानांतरण जरूरी है। जैसे पौधे एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का परिवहन जलीय घोल के रूप में होता है। इन भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ मुख्यतः सुक्रोज के रूप में परिवहित होता है। पौधे में भोजन का परिवहन हमेशा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अधिक सांद्रता वाले भाग को संभरण शिरा तथा कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग शिरा कहते हैं। फ्लोएम में भोजन का परिवहन चालनी नालिका तथा सहकोशिकाओं के द्वारा होता है तथा भोजन के परिवहन में पौधे को
ऊर्जा खर्च करने में पड़ता है। ठीक है, पौधे के जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है, लेकिन फ्लोएम से भोजन का परिवहन द्विदिशीय होता है। पौधे को जल परिवहन हेतु ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन मिट्टी से खनिज लवणों के अपशोषण तथा भोजन परिवहन में ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। जिस परिवहन में ऊर्जा खर्च होता है उसे सक्रिय परागण यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग वाष्पोत्सर्जन देखेंगे। पौधे में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में। तो पौधे में वायवीय भाग मुख्य रूप से पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। लगभग 90% से भी ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन पौधे में पत्ती के द्वारा होता है। पत्ती में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इस छिद्र को रंध्र कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्ती में स्थित रंध्र से ही जल वाष्प के रूप में निकलता है। द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र पत्ती के निचले सतह पर होता है। एक बीजपत्री पौधे में रंध्र पत्ती के ऊपरी तथा निचली दोनों सतह पर पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधे में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्या है, मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए इन पौधे का पत्ती छोटा होता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए क्या होता है, इन पत्तियों का इन पौधे का पत्ती क्या होता है, छोटा होता है तथा रंध्र स्टोमेटल कैविटी में धंसे होते हैं। वाष्पोत्सर्जन का कुछ भाग 3 से 8% पौधे के तना द्वारा होता है। तने में उत्तल लेंस आकार के छिद्र होते हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं। तने में वातरंध्र के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया से निकले जल की मात्रा सभी पौधे में समान नहीं होते हैं। छोटे पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा कम जल निष्कासित होता है, वहीं बड़े वृक्षों में काफ़ी जल निष्कासित होते हैं। औसतन एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में लगभग करीब 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः दिन में होता है, क्योंकि रात में रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र को बंद तथा खोलने का कार्य द्वार कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल के द्वारा होता है। द्वार कोशिका रंध्र को चारों ओर से घेरे रहता है और पौधे मिट्टी से जितने जल को ग्रहण करता है उसका 90% से अधिक भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण से निष्कासित कर देती है। वाष्पोत्सर्जन को पौधा का आवश्यक दुर्गंध माना जाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से काफ़ी जल का निरर्थक हानि होता है, लेकिन पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए यह आवश्यक है। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के महत्व को हम निम्नलिखित कारणों से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? पहला नंबर पे है पौधे में रसाकर्षण हेतु वाष्पोत्सर्जन का होना अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन को गर्म होने से बचाता है तथा पौधे के तापक्रम को संतुलित रखता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे को खनिज लवणों के अपशोषण तथा परिवहन में सहायक है। वाष्पोत्सर्जन के अभाव में पौधे के सभी भागों में खनिज लवणों का वितरण नहीं हो पाएगा। विभिन्न पौधे के फलों की उपयुक्त गुणवत्ता, खट्टापन, मीठापन वाष्पोत्सर्जन के कारण ही आ पाता है। वाष्पोत्सर्जन होने से उत्तकों की यांत्रिक शक्ति में वृद्धि होती है तथा पौधा मजबूत बना रहता है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला कारक देखेंगे, तो कारक में पहला नंबर हो जाएगा कि इससे प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले रहते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन होते रहता है, जबकि अंधकार में रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम हो जाती है। वायुमंडलीय
वायुमंडलीय आर्द्रता के अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन कम तथा आर्द्रता कम होने वाला वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तापमान बढ़ाने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है तथा घटने से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। हवा की अभाव की तीव्र बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है तथा हवा के मंद पड़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी घट जाती है। अगर मृदा में ही जल की कमी हो जाए तो पौधे को जल की प्राप्ति कम होगी, जिससे वाष्पोत्सर्जन घट जाएगा। ठीक है। अब पौधे के लिए आवश्यक खनिज पोषण, तो पौधे के लिए आवश्यक खनिज पोषण क्या होगा? अब तक ज्ञात तत्वों में से 60 से भी अधिक तत्व विभिन्न प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन इतने सारे तत्व पौधे के विकास हेतु आवश्यक नहीं होते हैं। जिन तत्वों के अभाव में पौधा का विकास धीमा पड़ जाए अथवा रुक जाए उसे आवश्यक तत्व कहते हैं। पौधे के लिए आवश्यक तत्व को 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला बृहत पोषक, दूसरा का सूक्ष्म पोषक। तो बृहत पोषक में क्या कौन आता है? ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को अधिक मात्रा में होती है उसे बृहत पोषक कहते हैं। जैसे हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम एवं सल्फर आते हैं। ठीक है, ये सब बृहत पोषक है। अब सूक्ष्म पोषक क्या है? ऐसे खनिज जिनकी जरूरत पौधे को केवल अल्प मात्रा में होती है, यानी कि बहुत कम होती है, उसे सूक्ष्म पोषक कहते हैं। सूक्ष्म पोषक की संख्या 8 है, जो जैसे लोहा तत्व, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन और मोलिब्डेनम, निकेल एवं क्लोरीन। पौधे के लिए कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। 17 पोषक तत्व के अतिरिक्त कुछ पुष्पीय पौधे को कोबाल्ट, सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन जैसे तत्व भी आवश्यकता होती है। पौधे के लिए प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व एवं उनके कार्य निम्नलिखित है, यानी कि पोषक तत्व में आवश्यक क्या है? तो सबसे पहले आवश्यक नाइट्रोजन के देखेंगे और उसके कुछ कार्य देखेंगे। तो नाइट्रोजन, सभी आवश्यक खनिज तत्वों में नाइट्रोजन का उपयोग पौधे सबसे ज़्यादा करता है। नाइट्रोजन पौधे को मिट्टी से नाइट्रेट यानी कि NO3 और नाइट्राइट यानी कि NO2 तथा अमोनिया NH4 के लवणों के रूप में प्राप्त होता है। पौधे के सभी भाग में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन आदि का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन पौधे के क्लोरोफिल में भी उपस्थित रहता है। अब फास्फोरस देखेंगे। फास्फोरस पौधे को मिट्टी से आयन HPO4 या H2PO4 के रूप में प्राप्त होता है। फास्फोरस ATP के घटक होने के कारण यह शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पोटेशियम देखेंगे। पोटेशियम को पौधा मिट्टी से पोटेशियम आयन यानी कि K+ के रूप में मिट्टी से ग्रहण करता है और पोटेशियम आयन रंध्रों को खुलने एवं बंद होने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम कोशिकाओं में ऋणायन धनायन के बीच संतुलन बनाए रखता है। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम पौधे मिट्टी से इसका अवशोषण कैल्शियम आयन यानी कि Ca2+ के रूप में करता है। कैल्शियम की आवश्यकता कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम क्या है? पौधे मैग्नीशियम को मिट्टी से मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg++ के रूप में ग्रहण करता है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। मैग्नीशियम श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के एंजाइम को सक्रिय करता है। अब सल्फर के बारे में हम लोग देखेंगे। सल्फर पौधे सल्फर को सल्फेट के रूप में मिट्टी से ग्रहण करता है। सल्फर क्लोरोफिल संश्लेषण एवं ल्यूमिनोसिस कुल के पौधे के जड़ से ग्रंथिकाओं के निर्माण में उपयोग होता है। आयरन
सभी सूक्ष्म पोषक में पौधे आयरन का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। पौधे आयरन को फेरस आयनों के रूप में ग्रहण करता है। आयरन क्लोरोफिल के निर्माण हेतु एक आवश्यक तत्व है। आयरन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में सहायक होते हैं। अब मैग्नीज, अब हम लोग मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। अब मैग्नीज पौधा मैग्नीज आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से ऑक्सीजन के मुक्त होने में मैग्नीज की खास भूमिका होती है। जस्ता, पौधे जस्ता को जिंक आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं और जस्ता पौधे को ऑक्सीन हार्मोन तथा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरीन पौधे के द्वारा क्लोराइड आयरन के रूप में अवशोषित होना है और क्लोरीन सोडियम एवं पोटेशियम के साथ मिलकर कोशिकाओं के भीतर सांद्रता निर्धारित करने एवं ऋणायन घनायन के संतुलन बनाने में मदद करता है। तो अभी हम लोग ऊपर जो भी पढ़े वो क्या पढ़े, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव शरीर में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का परिवहन तंत्र अति विकसित होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन तथा उत्सर्जित हानिकारक पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। मानव के परिवहन तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि परिवहन में रक्त की भूमिका अति महत्वपूर्ण होता है। मानव का परिवहन तंत्र में हृदय, रक्तवाहिनी तथा रक्त आते हैं। अब हम लोग हृदय के बारे में पढ़ लेंगे। हृदय, मानव का हृदय की रचना एक बंद मुट्ठी के समान या त्रिकोणीय आकृति का होता है। हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अवस्थित रहता है तथा थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। हृदय अत्यंत कोमल तथा मांसल रचना है। इसकी निर्माण हृदय पेशी से हुआ है। हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा देने हेतु इस पर दोहरी झिल्ली की परत पर चढ़ी रहती है, जिसे पेरिडिकल मेमोरियन कहा जाता है। पेरिडिकल मेम्ब्रेन के दोनों परतों के बीच रंगहीन गाढ़ा द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिडिकल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिडिकल फ्लूइड झिल्ली तथा हृदय के परतों के बीच घर्षण होने नहीं देता। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय के ऊपर के 2 कक्ष दाएं और बाएं अलिंद तथा नीचे के 2 कक्ष दाएं और बाएं निलय कहलाता है। हृदय के ऊपरी दोनों अलिंद वाला कक्ष निचले दोनों निलय वाले कक्ष के तुलना में अधिक चौड़ा होता है। हृदय का दायां अलिंद निलय तथा बायां अलिंद निलय सेप्टम नामक संरचना से द्वारा अलग रहता है। ठीक है। हृदय के दाएं अलिंद तथा निलय के बीच त्रिदली कपाट पाया जाता है। यह कपाट रक्त को हृदय के अलिंद से निलय में आने देते हेतु हृदय के दाएं अलिंद तथा निलय के बीच त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। यह कपाट रक्त को हृदय के अलिंद से निलय में आने देने हेतु निलय से अलिंद में जाने नहीं देता है। हृदय के बाएं अलिंद तथा निलय के बीच द्विदलीय कपाट या मिलिटर कपाट पाया जाता है। यह कपाट रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में आने देता है, परंतु बाएं निलय से बाएं अलिंद में जाने से रोक देता है। हृदय के दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिरा तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है। ये तीनों महाशिरा शरीर का अशुद्ध रक्त, जैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो दाएं अलिंद में पहुंचाता है। दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आ जाता है।
दाएं निलय में एक बड़ी फुसफुस चाप पाई जाती है जो आगे की ओर दो फुसफुस धमनियों में बांटकर दोनों फेफड़ा तक जाती है। फुसफुस धमनियों के द्वारा अशुद्ध रक्त साफ होने हेतु फेफड़ा में पहुंचती है। हृदय के बाएं अलिंद में दो फुसफुस शिराएं खुलती है जिसके द्वारा फेफड़ा से शुद्ध रक्त यानी कि रक्त जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा रहता है बाएं अलिंद में आती है। शुद्ध रक्त बाएं निलय में आ जाती है। बाएं निलय में महाधमनी जिसे अरोटा कहते हैं वो निकलती है। बाएं निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी से होते हुए शरीर के सभी धमनियों में जाती है। अतः ये धमनियाँ शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त परिवाहित करती है। देखिए अप्रोक्स ये चीज़ ना, ये वीडियो आपको 1 से 2 बार जरूर देखनी पड़ेगी। यदि आप 1 से 2 बार नहीं ना देखते तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर आगे देखें हम लोग, मानव का हृदय शरीर के सभी भागों को अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है, फिर उसे साफ करने हेतु फेफड़ा में भेज देता है। पुनः फेफड़ा से शुद्ध रक्त ग्रहण कर शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर देता है। हृदय मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग यानी कि सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है जो रक्त पर दाब डालकर उसे पूरे शरीर में परिवाहित करता है। हृदय द्वारा रक्त पर दाब बनाने हेतु इसमें लगातार संकुचन तथा शिथिलन होते रहता है। हृदय में होने वाले संकुचन को सिस्टोल कहते हैं तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। हृदय के सभी कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है, एक साथ नहीं होता। जब हृदय के दोनों आलिंद में संकुचन होता है उसी समय दोनों निलय में शिथिलन होता है तथा जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उसी समय दोनों आलिंद में शिथिलन होता है। हृदय का एक संकुचन यानी कि सिस्टोल तथा एक शिथिलन यानी कि डायस्टोल मिलकर एक धड़कन कहलाता है और मनुष्य 1 मिनट में 72 से 75 धड़कनें होती है, अर्थात एक धड़कन में 0.80 से 0.883 का सेकेंड का समय लगता है। हृदय के एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है एवं हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। तो इतना हृदय के बारे में जानना था। और भी है आपको हृदय के बारे में। जब हृदय के सुकुड़ने यानी कि सिस्टोल से धमनियों में उच्च दाब के साथ रक्त परिवाहित होता है तब इस दाब का मान 120 mmHg के बराबर होता है। हृदय शिथिल यानी कि डायस्टोल होकर जब शिराओं से रक्त खींचता है तब दाब घटकर 80 mmHg हो जाता है। इस दाब को 120/80 रक्त दाब के रूप में लिखा जाता है जो मानव का समान रक्त दाब होता है। मानव के रक्त दाब को मापने हेतु स्फिग्मोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय के प्रत्येक धड़कन के साथ साथ 2 स्पष्ट धमनी उत्पन्न होती है। सिस्टोल के समय लब तथा डायस्टोल के समय डब धमनी उत्पन्न होती है। यह धमनी हृदय के अंदर पाए जाने वाले कपाट के बंद होने तथा खुलने के कारण उत्पन्न होती है। हृदय में उत्पन्न होती है। यह धमनी हृदय के अंदर पाए जाने वाले कपाट के अंदर बंद होते हैं तथा खुलने के कारण उत्पन्न होती है। हृदय में उत्पन्न धमनी को आला यानी कि स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। हृदय के धड़कनों को नियंत्रण हेतु दाएं अलिंद में पाए जाने वाला एक तंत्रिका ऊतक की गांठ जिसे SA नोड कहते हैं, ठीक है, के द्वारा SA नोड को हृदय की गति प्रेरक तथा
पेसमेकर भी कहा जाता है। धड़कनों के नियंत्रण हेतु एसए नोड से विद्युतीय तरंग उत्पन्न होता है। एसए नोड से निकलने वाली विद्युतीय तरंग सीधे अलिंद के दीवारों में फैल जाता है। उसके बाद यह तरंग दोनों निलय के बीच पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र ए भी नोड अलिंद के दीवारों में फैल जाता है। ठीक है, और उसके बाद यह तरंग दोनों निलय के बीच पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र उत्तक ए भी नोड ग्रहण कर लेता है। ए भी नोड से विद्युत तरंग की संवेदना तंतुओं का बंडल के द्वारा नीचे आती है और निलय के दीवार में स्थित पतले पतले तंतु जिसे पुरकिंजे का तंतु के द्वारा नीचे आती और निलय के दीवार में स्थित पतले पतले तंतु जिसे पुरकिंजे का तंतु कहते हैं वो तंतु में फैल जाते हैं और एसए द्वारा उत्पन्न विद्युतीय तरंग हृदय के अंदर अत्यंत ही धीमी गति से प्रभावित होती है। आगे देखेंगे। हृदय के धड़कन के विशेष नियंत्रण हेतु एसए नोड पर सिंपैथिक तथा वैक्स नामक दो तंत्रिका तंतु जुड़े रहते हैं। सिंपैथिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता है और वैक्स तंतु हृदय गति को घटाता है। एसए नोड द्वारा उत्पन्न विद्युतीय तरंग के अध्ययन से हृदय की समान क्रिया तथा हृदय रोगों का अनुमान लगाने को जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कलाई की धमनियों को उंगली से हल्का दबाकर रक्त के बढ़ते एवं घटते दबाव का अनुमान लगाने की नाड़ी दर या स्पंद दर यानी कि पल्स रेट मापना कहते हैं। नाड़ी दर का मान हृदय धड़कनों की संख्या के बराबर होता है क्योंकि नाड़ी की गति हृदय के संकुचन एवं सिंथरण से होता है। अब हम लोग रक्त वाहिना या रक्त नली के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पूरे शरीर में रक्त के परिसंचरण हेतु निम्न प्रकार के रक्त नलियाँ पाई जाती हैं। जैसे धमनी, वे सभी रक्त नलियाँ जो हृदय के महाधमनी से उत्पन्न होती है और शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, धमनी कहलाती है। धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी होती है जिससे नली का आंतरिक व्यास कम होता है। धमनी में कोई कपाट नहीं पाया जाता जिस कारण इसमें रक्त का बहाव तेज गति से होता है और हृदय के निलय में शिथिलन के साथ धमनियाँ में उच्च दबाव के साथ बिना रुके रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुस धमनी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और यह धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं निलय से फेफड़ा में ले जाती है जहां इसका शुद्धिकरण होता है। शरीर के विभिन्न भागों में धमनी विभाजित होकर धमनियाँ बनती है और अंत में धमनियाँ कोशिकाएं में विभक्त हो जाती है। अब हम लोग कोशिकाएं के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? कोशिकाएं के बारे में। कोशिकाएं ये रक्त नली अत्यंत महीन होती है। कोशिकाओं का दीवार एपिथेलियम नामक ऊतक का बना होता है। ठीक है, एपिथेलियम नामक ऊतक का बना होता है। कोशिका के दीवार, किसका दीवार? कोशिका के दीवार से होकर जल पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तथा उत्सर्जित होने वाले हानिकारक पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाते हैं। कोशिकाएं आपस में जुटकर शिराएं बनाती है तथा कई सिरिकाएं आपस में जुटकर शिराएं नामक एक नई रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। कोशिकाएं वे रक्त नली है जिसका संबंध धमनी तथा शिरा दोनों से है। अब हम लोग शिराएं के बारे में देखेंगे, यानी कि वेन्स वे सभी रक्त नलियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों में अशुद्ध रक्त जमा कर हृदय में लाती है और शिराएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि वे सभी नलियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से
अशुद्ध रक्त जमा कर हृदय में लाती है, वो क्या कराती है? शिराएँ कराती। शिराएँ की दीवार धमनी के अपेक्षा पतली होती है, इसलिए शिरा का आंतरिक व्यास भी धमनी के अपेक्षा अधिक होती है। शिराओं पर कम दबाव लगाकर हृदय रक्त खींचता है, इसलिए रक्त को वापस लौटने से बचाने हेतु इसमें जगह जगह पर कपाट लगे होते हैं, क्योंकि शिराएँ में लगा कपाट रक्त को केवल हृदय की ओर ही जाने देता है, पीछे लौटने नहीं देता है। एक है फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा जिसे पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। फुसफुस शिरा शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय के बाएं अलिंद में लाता है। अब हम लोग कोरोनरी वाहिनी देखेंगे। कोरोनरी वाहिनी केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है। इस वाहिनी का संबंध हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी अंग से नहीं होता है। कोरोनरी वाहिनी की उत्पत्ति हृदय के बाएं निलय से होती है तथा शाखा प्रशाखा में बांटकर हृदय मांसपेशी को रक्त पहुंचाती और अंत में यह दाएं अलिंद में वापस खुलती है। हृदय के मांसपेशी में शुद्ध रक्त को पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को गंतव्य स्थान तक लाना, दोनों ही कार्य कोरोनरी वाहिनी के द्वारा होती है। अब पोर्टल वाहिनी क्या है? पोर्टल वाहिनी शिरा तंत्र का हिस्सा है, परंतु इसका हृदय में कोई संबंध नहीं होता। आहार नाल के विभिन्न हिस्सों का शिरा आपस में मिलकर पोर्टल वाहिनी का निर्माण करती है, जो यकृत को विभिन्न हिस्सों में पहुंचाकर समाप्त कर देती है। पोर्टल वाहिनी आहार नाल के विभिन्न भागों का रुधिर सीधे हृदय में जाने नहीं देता है, बल्कि पहले रक्त को यकृत में लाता है, फिर उसे हृदय में जाने देता है। अब हम लोग रुधिर यानी कि रक्त जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा। हम बताएं, आप काफ़ी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। सरल तरल संयोजिक उत्तक है, यानी कि रक्त तरल एक संयोजिक उत्तक है। इसे परिवहन संयोजिक उत्तक भी कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त एक संयोजिक उत्तक है, अतः इसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। रक्त में 45% रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, शेष 55% भाग रंगहीन जलीय घोल के रूप में पाया जाता है, जिसे रक्त प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का समान पीएच मान स्तर जो होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अब हम लोग रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, शेष 10% में प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज तथा अन्य कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में हम लोग देखेंगे, प्लाज्मा में जल के अतिरिक्त उपस्थित विभिन्न पदार्थ के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा इस प्रकार है। जैसे कार्बनिक पदार्थ और इधर अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन 7%, ठीक है, एल्बुमिन 4.4% और ग्लोबुमिन 2.3% और फाइब्रोनेजोन 0.3% पाया जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज 80 से 120 mg यानी कि 100 ml या कोलेस्ट्रॉल 150 से 150 से 200 mg, ठीक है। यूरिया 18 से 38 mg पाया जाता है, इतना ध्यान में रखेंगे। अब क्या है प्लाज्मा में उपस्थित अच्छा ये ऊपर छूट गया, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में क्या था, सिर्फ प्लाज्मा में जल के अतिरिक्त उपस्थित विभिन्न पदार्थ के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ की औसत है। तो ये कार्बनिक पदार्थ कितना, प्रोटीन 7% पाया जाता है और ये है सोडियम 250 mg। उसी के बाद इधर देखेंगे एल्युमिनियम 4.4% और ये है पोटासियम 20 ml। उसके बाद ग्लोबिन देखेंगे 2.3% और ये है कैल्शियम 10 mg। उसके बाद फाइब्रोनोजेन
इधर है फाइब्रोनोजेन और इधर है फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज ये 80 से 120 ml और ये है मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम। उसके बाद इधर है इधर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और ये हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोराइड। यूरिया 18 से 38%, ये कार्बनिक पदार्थ है इधर वाला, और इधर वाला जो भी है ये अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, इधर अकार्बनिक पदार्थ और इधर कार्बनिक पदार्थ, इतना ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, यूरिया, सॉरी यूरिया नहीं, प्लाज्मा। प्लाज्मा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमेशा नियत नहीं रहती है। विभिन्न प्रकार के रोगों में इन पदार्थ की मात्रा परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि रक्त की जांच की चिकित्सा रोगों को पहचान करते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन तथा फाइब्रोनोजेन को प्लाज्मा प्रोटीन भी कहा जाता है। इन प्रोटीन का निर्माण मानव यकृत में होता है। रक्त प्लाज्मा में अत्यधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन घुले होने के कारण ही रक्त गाढ़ा, लसलसा तथा सायन होता है। रक्त प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन तथा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ के परिवहन का कार्य करते हैं। अगर शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार की खराबी होती है या कोई नया रासायनिक पदार्थ शरीर में उत्पन्न होता है तो वह प्लाज्मा में पहुंच जाता है, जिसकी जांच कर चिकित्सा रोग की पहचान की जाती है। अब हम लोग रक्त कोशिका यानी कि ब्लड कंप्रेस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रक्त कोशिका के बारे में देखेंगे। तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। WBC यानी कि लाल रक्त कोशिका होती हैं, ठीक है, लाल रक्त कोशिका तथा प्लेटलेट्स मौजूद होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इन रक्त कोशिकाओं का निर्माण जन्म से लेकर वयस्कों तक में अस्थि मज्जा में होता है। ये ध्यान में रखेंगे, किसमें, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड कंप्रेस्ड, और इसे RBC भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में RBC ही पाया जाता है और इसकी संख्या 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 45 से 40 लाख, ठीक है, 45 से 40 लाख या 1 mm³ होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां में RBC की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इस कोशिका की आकृति उभय अवतल, ठीक है, अवतल होता है। इसका औसतन 7 mu एवं मोटाई 2 mu होता है। RBC के जीवद्रव्य में राइबोसोम के अतिरिक्त कोई अन्य कोशिका अंगक नहीं पाए जाते, अर्थात इस कोशिका में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एवं 90 से 120 दिन के बाद इसका विनाश पीलिया में होता है। इसकी उत्पत्ति एवं विनाश का क्रम जीवन भर चलता रहता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 30 लाख RBC का निर्माण होता है और इतने ही मात्रा में नष्ट होता है। लाल रक्त कोशिका RBC के जीवद्रव्य में लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं का रंग लाल होता है और एवं इनमें O2 यानी कि ऑक्सीजन लेने तथा देने की क्षमता होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होता है। हीमोग्लोबिन कोई एंजाइम नहीं है, परंतु इसकी संरचना एंजाइम से मिलती है। हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बना है। इसका प्रथम भाग हीमेटिन या हिम कहलाता है, जो एक आयरन फॉस्फायरिन है। हीमोग्लोबिन का 95% भाग रंगहीन प्रोटीन ग्लोबिन का बना है। हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता रखता है। RBC को
एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। अब हम लोग श्वेत रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड कंप्रेस्ड यानी कि WBC के बारे में देखेंगे। तो WBC रक्त में सबसे कम संख्या में पाया जाने वाली कोशिका, इनकी संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन मीटर होता है। इस कोशिका का आकार अनियमित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित रहते हैं, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये कोशिका रंगहीन होता है। रक्त में कुछ WBC के जीव द्रव में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जैसे WBC ग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जिसे उदासीन होता है, और इयोसिनोफिल जो अम्लीय होता है, तथा बेसोफिल जो क्षारीय होता है। जिस WBC के जीव द्रव में कोई सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते हैं उसे एग्रोनोसाइट कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होता है, लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट। विभिन्न प्रकार के WBC का औसत प्रतिशत यानी कि WBC क्या हो जाएगा? इधर कण युक्त WBC और इधर हो जाएगा कण विहीन रक्त WBC, यानी कि इधर क्या है? रक्त कण युक्त WBC और इधर है कण विहीन WBC, यानी कि WBC में ये सब होता है, इधर पाया जाता है, और ये सब नहीं होता। ठीक है, तो पहला में ये देखिए न्यूट्रोफिल जो 60 से 70% या इसे एम्फ्रोफिवी कह सकते हैं। एक होता है मोनोसाइट। क्या है? एक मोनोसाइट जो 2 से 8% होता है। उसके बाद इधर हो जाएगा इसोनोफिल जो 2 से 4% या इसे एसिडोफिल कहते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट जो 20 से 26%। उसके बाद बैसोफिल जो 0.5 से 2% होता है। शरीर में रोग फैलाने वाला जीवाणु को नष्ट करना ये WBC का प्रधान कार्य है। विभिन्न जीवाणुओं के संक्रमण से पहले न्यूट्रोफिल और बाद में मोनोसाइट जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। शरीर में संक्रमण होने पर न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में नोचनी, खुजली, दम्मा तथा खांसी जैसे एलर्जी को संक्रमण होने पर एसिडोफिल सुरक्षा प्रदान करता है और एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में एसिडोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट WBC की सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करता है और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रेनुलोसाइट WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि एग्रोनोलोसाइट WBC का निर्माण लिम्फोनोड में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण लिम्फोनोड के अतिरिक्त प्लीहा, थाइमस ग्रंथि या अस्थि मज्जा में भी होता है। सभी प्रकार के WBC में मोनोसाइट सबसे बड़ा तथा लिम्फोसाइट सबसे छोटा कोशिका है। विभिन्न प्रकार के WBC का जीवन काल 1 से 4 दिनों से लेकर 13 से 20 दिनों का ही होता है। WBC कोशिका में ल्यूकोसाइट में पाया जाता है। अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। ये रक्त कोशिकाओं केवल स्तनधारी जीव में ही पाया जाता है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। और प्लेटलेट्स के बारे में और हम लोग देखेंगे। इन कोशिका अनियमित आकृति का होता है, जिसका व्यास 2 से 4 mu का होता है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है। इस कोशिका प्रधान कार्य है रुधिर स्राव के समय रक्त का थक्का बनना। शरीर के किसी अंग के कट फट जाने से प्लेटलेट्स अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में चिपक जाते हैं तथा रक्त स्राव को बंद कर देता है। प्लेटलेट्स कोशिका को
थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे रक्त का जमना, रक्त के जमने के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रक्त स्राव के समय रक्त का जमना या थक्का बनना एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुल 12 कारकों का उपयोग होता है, जिन्हें 1 से 12 तक अंक दिए गए हैं। इन 12 कारकों का छठा का कोई योगदान नहीं होता, जबकि कारक में 8वां के अभाव में किसी भी परिस्थिति में थक्का नहीं बनता। रक्त का जमाव निम्नलिखित चरणों में क्रमिक रूप से होता है। सबसे पहले होता है रक्त स्राव होने पर सब प्रथम प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आते हैं तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में पाए जाने वाले हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। हिपेरिन एक थक्का विरोधी रसायन है जो रक्त को जमने नहीं देता। शरीर के भीतर रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ही नहीं जमता है। इसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन विटामिन के तथा कैल्शियम आयन के साथ मिलकर रक्त में पाए जाने वाला निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम को सक्रिय थ्रोम्बिन एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। थ्रोम्बोबिन रुधिर में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को फाइब्रिनिन में बदल देता है। फाइब्रिनिन एक प्रकार का जाल है जिसमें रक्त कोशिका फंस जाता है, जिसमें रक्त का थक्का बन जाता है, जो रक्त स्राव को रोक देता है। कुछ समय बाद फाइब्रिन तंतु के संकुचित होने पर पीला द्रव बाहर आता है, इसे सीरम कहते हैं। रक्त को थक्का बनने में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का समय लगता है। रक्त सूचक मच्छर तथा खटमल के लार में थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है, जिसके कारण इन जीवों द्वारा रक्त चूषण के समय रक्त का थक्का नहीं बनता। जोंक में हीरोडिन नामक थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है। ठीक है, जो प्रयोगशाला तथा रक्त बैंक में रक्त का थक्का बनने में रोकने हेतु 0.01% सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट रक्त में मिला दिया जाता है। अब हम लोग रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सब प्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने यह पता लगाया कि सभी मनुष्य का रक्त एक समान नहीं है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले विभिन्नता के कारण इसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन, एंटीजन तथा एंटीबॉडी है। मानव के लाल कण आरबीसी में झिल्ली में 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, जिन्हें एंटीजन ए तथा एंटीजन बी कहते हैं। एंटीजन को एग्लूटिनोजेशन भी कहा जाता है। यह एंटीजन ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देते हैं और किसी मनुष्य में केवल एक प्रकार के एंटीजन या दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जा सकते हैं, या दोनों प्रकार के एंटीजन अनुपस्थित भी रह सकता है। रक्त के प्लाज्मा में 2 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, जिसे एंटी ए या ए तथा एंटी बी यानी कि छोटा बी भी कहा जाता है। एंटीबॉडी को एग्लूटिनिस भी कहा जाता है। रक्त में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी के आधार पर लैंडस्टीनर ने मानव रक्त को 4 समूह में बांटा है। कितने समूह में? 4 समूह में। तो ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें एंटीजन ए होगा। ठीक है, जिसमें एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। ठीक है, एंटीजन ए होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा ना, उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए बी दोनों होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी एक भी कुछ भी नहीं होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों होगा। ये ध्यान में रखिएगा। उपयुक्त 4 रुधिर वर्ग में
में से ए, बी तथा ओ की खोज कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में किया था तथा रुधिर वर्ग ए बी की खोज डिक स्टोलो तथा स्टिली ने 1902 में किया था। रुधिर वर्ग ए बी में दोनों एंटीजन रुधिर वर्ग में ए बी में दोनों एंटीजन उपस्थित रहता है परंतु कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं रहता है, जो ऊपर जैसे बताएं। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है परंतु इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे रुधिर वर्ग में, अब हम लोग देखेंगे रुधिर वर्ग का सर्वाधिक महत्व रुधिर आधन के समय होता है। वर्तमान में मनुष्य के रुधिर वर्ग जांच कर लैंडस्टीनर ने नियमानुसार रोगियों को रुधिर यानी कि रुधिर चढ़ाया जाता है और रुधिर आधन हेतु लैंडस्टीनर का नियम, तो कार्ल लैंडस्टीनर का नियम है ब्लड ग्रुप ए जो रहेगा उसमें किस इधर ब्लड ग्रुप दिया हुआ है और किस रक्त वर्ग को रक्त दिया जा सकता है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें ए भी दिया जा सकता है या ए बी भी दिया जा सकता है, लेकिन किस रक्त वर्ग से रक्त से ग्रहण किया जा सकता है। तो जैसे देखिए ये दिया जा सकता है लेकिन ये ओ और ए दोनों ले सकता है, ओ सबसे दे सकता है, ठीक है। अब देखिए जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वह बी भी दे सकता है, ठीक है, और ए बी भी दे सकता है और ओ भी ले सकता है और बी भी ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वह केवल ए बी ही लेगा और यह सभी को दे सकता है। उसके बाद जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा यह सभी रक्त ग्रह यानी कि इसमें सभी रक्त ग्रह पाया जाता है और यह केवल ओ से ही ग्रहण कर सकता है, ठीक है। ये सभी को दे सकता है और यह केवल ओ से ले सकता है, इतना ध्यान रखें। अब अगर रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति में एंटीजन तथा एंटीबॉडी एक दूसरे के अनुरूप या एंटीजन बी डी एंटीबॉडी हो जाता है तो रक्त का अभिसंश्लेषण हो जाता है जिसके कारण रुधिर जम जाता है तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होने के कारण इनका रक्त सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, परंतु ओ वर्ग के व्यक्ति में दोनों एंटीबॉडी में उपस्थिति के कारण, ठीक है, किसी अन्य ब्लड ग्रुप का रक्त इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है तथा ब्लड ग्रुप ए बी वाले मनुष्य में दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण इनका रक्त अन्य किसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता, परंतु ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीबॉडी के अनुपस्थिति के कारण इस ब्लड ग्रुप को चढ़ाया इस अनुपस्थिति के कारण इससे सभी ब्लड ग्रुप को रक्त में चढ़ाया जा सकता है। इसी कारण से ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अब आइए देखते हैं रुधिर की वंशागति। क्या देखेंगे? रक्त का जो वंशागति। मानव को 4 प्रकार के रक्त वर्ग का निर्धारण हेतु 3 जीन एलील होते हैं जिसे IA, IB तथा IO में व्यक्त किया जाता है। IA तथा IB प्रभावी जीन है तथा IO अप्रभावी जीन है। किसी मनुष्य में उपयुक्त 3 जीन में केवल 2 ही उपस्थित रहते हैं जिससे उसके रक्त वर्ग का निर्धारण होता है। मनुष्य के चारों रक्त वर्ग जो जीनोटाइप है, जैसे ये देख लीजिए IA या IO, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा, ठीक है। जिसमें IB हो या IO हो तो उसका ब्लड ग्रुप B होगा। जिसमें IA और IB हो उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। जिसका IO और IO हो उसका ब्लड ग्रुप O होगा। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे
मानव में रक्त वर्ग की वंशागति, यानी कि वंशागति कैसे होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप और स्थानों में संभावित, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप माता और पिता का है तो उसके बच्चे में क्या होने की संभावना वो देखेंगे। तो मान लीजिए किसी माता या पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए है, माता का भी ए है और पिता का भी ए है, तो उनके संतानों का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या ओ हो सकता है। जिसके माता या पिता का ब्लड ग्रुप ए या बी है तो उसके संतान में ए भी हो सकता है, बी भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। जिसके माता का ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ए बी हो तो उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा या बी भी हो सकता है या ए बी भी हो सकता है। जिसके माता का ब्लड ग्रुप ए हो, पिता का ओ हो तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या ओ हो सकता है। जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप जिस माता का ब्लड ग्रुप बी हो या उसके पिता का बी हो तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा या ओ भी हो सकता है। जिस माता का ब्लड ग्रुप बी हो उसके पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उसके बच्चे का ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप जिस माता का ब्लड ग्रुप बी हो और उसके पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ या बी हो सकता है। किसी माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तथा उसके पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। किसी माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो और उसके पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है। लेकिन जब माता का ब्लड ग्रुप ओ हो और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ हो तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो अप्रोक्स आपको ये है ना, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मानव रक्त में अब बस थोड़ी सी हैं, जब अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए अप्रोक्स 1 घंटा से ऊपर हो गया तो जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप क्यों पीछे हटिएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। किसी अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें केवल और केवल ओ होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी का इसमें चर्चा ही नहीं है। तो बी कैसे होगा तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे मानव रक्त वर्ग वही विकल्पता को दर्शाता है तथा रक्त वर्ग ए बी सप्रभाविता को दर्शाता है। RH कारक या RH रक्त वर्ग, ठीक है, RH फैक्टर एंटीजन है जिसका खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किया था, ठीक है। वो भी किस में किया था तो मक्का रिसर्च बंदर में जो 1940 में किया था। RH फैक्टर एंटीजन विश्व के लगभग 87% मनुष्य में पाया जाता है। जिन मनुष्य में RH एंटीजन पाया जाता है उसका रक्त वर्ग RH प्लस पॉजिटिव तथा जिन मनुष्य में यह एंटीजन नहीं पाया जाता उसका रक्त वर्ग RH निगेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे रुधिर आयधन, बस अब लास्ट है इसके बाद छोटा सा और है, बात खत्म है। रुधिर आयधन के समय अगर RH माइनस व्यक्ति को RH प्लस व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो ग्राही व्यक्ति में रक्त में RH प्लस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन पहली बार इस तरह के रक्त आधान में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन प्रथम रुधिर आधान के पश्चात यदि RH प्लस व्यक्ति का रक्त RH माइनस व्यक्ति में पुनः दिया जाए तो RH प्लस एंटीजन के साथ ग्राही व्यक्ति के शरीर में निर्मित एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करता है जिसमें ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उपयुक्त कारणों से RH माइनस व्यक्ति को RH प्लस व्यक्ति का रक्त पूरे जीवन काल में केवल एक बार चढ़ाया जा सकता है, दोबारा नहीं। RH कारक की वंशागति, यानी कि अगर पिता में RH प्लस है और माता में भी RH प्लस है तो उनके संतान जो होंगे वो भी RH प्लस ही होंगे। अगर पिता में RH माइनस है और माता में RH माइनस है तो जो बच्चे होंगे उनमें RH प्लस होंगे। अगर पिता में RH माइनस है और माता में RH माइनस है तो उनके बच्चे RH माइनस होंगे। और पिता में RH प्लस है और माता में RH प्लस है तो जो बच्चे होंगे उनमें भी RH प्लस ही होंगे।
अब देखेंगे एरिथ्रोब्लास्टिस, क्या देखेंगे हम लोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलेस। एरिथ्रोब्लास्टाटिस आरएच कारक से संबंधित रोग है जो केवल गर्भ में पल रहे शिशु को होता है। इस रोग के कारण गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आरएच अगर आरएच प्लस पुरुष का विवाह आरएच माइनस स्त्री के साथ होता है तो इस जोड़े के उत्पन्न सभी शिशु आरएच प्लस वाले होते हैं। शिशु अपने माँ के गर्भाशय में आरएच प्लस रुधिर कोशिका बनाने लगता है जो उसके माँ के शरीर में पहुँच जाता है। माँ का रुधिर शिशु के आरएच प्लस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने लगता है जो शिशु के रक्त में जाकर उसकी रक्त कोशिकाओं को तोड़ने लगता है, जिसके कारण गर्भ अवस्था में शिशु की मृत्यु हो जाती है। प्रथम गर्भ अवस्था में मां का रक्त एंटीबॉडी धीरे धीरे बनता है, जिसके कारण प्रथम गर्भ के शिशु को विशेष हानि नहीं होती है, परंतु ऐसे शिशु के जन्म होने से इसमें अनियमितता, रचना, बुद्धिहीनता आदि जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन दूसरे गर्भ अवस्था में शिशु की मृत्यु पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाने से निश्चित ही हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे उपयुक्त कारणों से आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला विवाह करते हैं तो ऐसे जोड़े संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच महिला अगर विवाह करते तो ऐसे जोड़े संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस रोग के उपचार हेतु रक्त प्लाज्मा से तैयार इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, माता के रक्त में इंजेक्ट की जाती है। यह इम्यूनोग्लोबिन उस आरएच प्लस एंटीजन को नष्ट कर देता है जो शिशु के रक्त में प्लेसेंटा के माध्यम से माता के रक्त में प्रवेश करता है। अब हम लोग छोटा सा है लसिका तंत्र पढ़ेंगे। अब बस ये समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो के अंत तक के आप लोग बने हैं। आप विश्वास रखिए, आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से आप आगे निकलेंगे। शरीर के विभिन्न ऊतक तथा मांसपेशियों के बीच कुछ स्थान खाली रहते हैं जिनमें नलीनुमा रचना एवं गांठें उपस्थित रहते हैं। इस नालीनुमा रचना एवं गांठ को लसिका नलिया या लिम्फोनोड कहा जाता है। रक्त प्लाज्मा जब रुधिर कोशिकाओं से गुजरता है तब कुछ रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं के पतली दीवार से छनकर लसिका नली तथा लिम्फ नोड में जमा हो जाता है जिसका लसिका कहा जाता है। लसिका में कम मात्रा में प्रोटीन, वसा, लवण पाए जाते हैं तथा इसमें लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिका WBC भी उपस्थित रहते हैं। लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, परंतु इसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। लसिका नली, लिम्फोनोड तथा लसिका मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं तथा लसिका तंत्र का हृदय से कोई संबंध नहीं होता है। लसिका कोशिका तथा ऊतकों से CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रक्त में पहुंचाता है तथा रक्त इन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। इसमें WBC पाया जाता है परंतु RBC अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण यह रक्त के तरह लाल न होकर रंगहीन होता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि से आप वीडियो के अंत तक के बने रहे। अगर इसका आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए वो भी ज्ञान बिंदु का, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ से आप बारीकी से देख लीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप काफ़ी स्टूडेंट से आगे हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को अगर एक बार आप ग्रहण करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक बार जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप पूरा उसको समझ सकेंगे। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।